Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss next topic है हमारा नेपोलियन बोनापार्ट। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे नेपोलियन जो बोनापार्ट है उसके बारे में। नेपोलियन बोनापार्ट पूरा नाम उनका। जो पिछला जो टॉपिक था उसके अंदर हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ी। आज हम पढ़ेंगे द आइडिया ऑफ द नेशन। ये जो टॉपिक है इसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा मैं, और इसके अंदर हम जो पढ़ेंगे वो केवल पढ़ेंगे नेपोलियन के बारे में। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको लास्ट में बताया था कि जो नेपोलियन है उसने जो रूल किया फ्रांस पे, मतलब हर एक चीज़ अच्छे से चल रही थी 1799 से अच्छे से चलती आ रही थी। मतलब मैं कहूँ जब से फ्रेंच रिवॉल्यूशन है वो ख़त्म हुई तो उसके बाद जो जनरल असेंबली थे उसने उसको रूल किया। मतलब मैं कहूँ कि जो डेमोक्रेसी है वो आ गई। अच्छी बात थी काफ़ी फ्रांस के अंदर, और उसके आसपास के जो नेशन थे उनमें भी डेमोक्रेसी के लिए जो लोग हैं वो उतावले हुए और उन्होंने भी जो फ्रीडम है वो प्राप्त की। उनकी बात हम बाद में करेंगे बेटा कभी। आज करेंगे हम नेपोलियन के बारे में। सब अच्छा चल रहा था 1789 के बाद। जैसे जैसे कुछ साल बीते तो कुछ कमियां रह गई जनरल असेंबली के अंदर। वो इतना अच्छा नहीं कर पाई कि जिसके कारण लोग हैं वो प्रभावित हो सकें, या मैं कहूँ कि उसके अंदर भी कुछ ना कुछ कमियां हैं वो रह गई। तो उसके 10 साल के बाद 1799 के अंदर एक शख्स निकल के बाहर आता है, फिर से डेमोक्रेसी को ख़त्म करता है और तानाशाही एक मोनार्ची सिस्टम को फिर से फ्रांस के अंदर लागू करता है। उस व्यक्ति का नाम नेपोलियन बोनापार्ट था। क्लियर हुआ बेटा यहाँ तक? आशा करता हूँ सभी को क्लियर हुआ होगा कि जो नेपोलियन जो बोनापार्ट है वो 1799 के अंदर अस्तित्व में आए। मैं कहूँ कि उन्होंने जो रूल है वो करना स्टार्ट किया, और उन्होंने रूल करना स्टार्ट किया। ये अपने 9th क्लास के अंदर फ्रेंच की रिवॉल्यूशन है उसके बारे में भी अच्छे से पढ़ा होगा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फिर क्या हुआ देखिए, काफ़ी एक इंटरेस्टेड बात है। नेपोलियन जो बोनापार्ट था उसका उद्देश्य पूरे यूरोप को जीतना था। उसका जो मैं कहूँ कि जो पूरा यूरोप जो कॉन्टिनेंट है उसका मानना था कि हम पूरे यूरोप को अपने अंडर हैं वो लेंगे और अपना साम्राज्य है उसका विस्तार करेंगे। तो क्या हुआ, नेपोलियन ने अपना जो लार्ज एम्पायर खड़ा करने के लिए आसपास के जो उसके फ्रांस के आसपास के जो देश थे, जैसे जर्मनी है, नीचे स्पेन है, पुर्तगाल है, इनको जीतना स्टार्ट कर दिया। जैसे जैसे इनको जीतना स्टार्ट किया तो उसका जो एम्पायर है, उसका जो एरिया है, उसका जो साम्राज्य है वो इंक्रीज हुआ। तो उसने क्या किया, जब वो इंक्रीज हुआ तो उसने काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें हैं उसको इंट्रोड्यूस कराया। अलग अलग जो चीज़ें हैं उनको इंट्रोड्यूस कराया। काफ़ी अच्छी भी लगी, काफ़ी गलत भी थी, पर इस चीज़ के अंदर एक फैक्ट था, और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड जो फैक्ट था वो मैं आपको अभी बताता हूँ बेटा, वो सुनना। डिस्ट्रॉय डेमोक्रेसी। इसने डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर दिया, बट मेड एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड मोर रैशनल एंड इफेक्टिव। ठीक है ना? ये क्या था, पहली बार मैंने आज तक जितनी भी किताबें पढ़ी हैं उसके अंदर कभी ऐसा पढ़ा नहीं बेटा। सिर्फ ये जो 10th क्लास है इसकी के अंदर मैंने पढ़ा है कि डेमोक्रेसी को समाप्त करके, लोकतंत्र को समाप्त करके एक मोनार्ची सिस्टम आया, और जिसने क्या किया, डेमोक्रेसी से बेटर एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य है वो किए। मतलब मैं कहूँ कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो था, जो वर्क थे, वो काफ़ी बेटर उसने डेमोक्रेसी के कंपैरिजन में किया। देखिए आज हमारे यहाँ पे इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी है। हम सपोज करते हैं कि हमारे देश के अंदर मोनार्ची सिस्टम लागू हो जाए तो कैसे होंगे, हमारे जो राइट्स हैं वो छीन लिए जाएंगे। पर फ्रांस में ऐसा नहीं हुआ। उनमें को जो राइट्स हैं वो प्रोवाइड किए गए। कुछ चीज़ें गलत भी थी, मैंने अभी बताया आपको, कुछ चीज़ें गलत भी थी, पर कई चीज़ें उसने काफ़ी हद तक बेटर की। ठीक है बेटा, ये मैंने आपको बताना था कि डेमोक्रेसी से बेटर था किसका, नेपोलियन का मोनार्ची सिस्टम। मतलब एक तानाशाही डिक्टेटरशिप जिसको बोलते हैं हम, डिक्टेटरशिप जो भी है। तो आपसे पूछ सकता है कि वो क्यों बेटर था, तो आप बता सकते हैं नेपोलियन का जो सिविल कोड था उसका एग्जाम्पल हम वो दे सकते हैं। नेपोलियन ने एक सिविल कोड लाए, ठीक है ना, नेपोलियन ने एक सिविल कोड लाए 1804 के अंदर। कब लाए? नेपोलियन कोड भी इसको बोला जाता है। इसके अंदर क्या चीज़ें थी और इसने कैसे, जो नेपोलियन का जो शासनकाल था, या मैं कहूँ कि उसका जो टाइम पीरियड था या फ्रांस के अंदर, उसको कैसे एक मजबूत और एक शक्तिशाली राजा के रूप में
फ्रांस की जो पब्लिक है या जो जनता है उसने इसको देखा। तो ये काफ़ी हद तक नेपोलियन का जो सिविल कोड था वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा। पहले बात करते हैं, इसके कुछ पॉइंट हैं जो मैंने नोट किए हैं बेटा। एस्टेब्लिश्ड इक्वलिटी बिफोर लॉ। पहले क्या होता था, एक पॉइंट है वो मैंने लिखा नहीं, मैं उसको ऐसे ही समझा देता हूँ बेटा। पहले आपने पढ़ा होगा कि जो टैक्स हैं वो देने पड़ते थे। आपको पता है कि 3 क्लास के अंदर डिवाइड था, फर्स्ट क्लास, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट क्लास के अंदर जो पादरी पोप हैं वो रहते थे, और मिडिल क्लास के अंदर जो बिजनेस वाले जो लोग थे वो रहते थे, और थर्ड के अंदर जो क्लास के अंदर जो लोग रहते थे वो किसान थे या मजदूर थे। कहने का मतलब सिंपल है कि लो कैटेगरी के लोग हैं वो रहते थे। तो जो टैक्स हैं जिनका जन्म है वो सेकंड और थर्ड क्लास में होता था, उनको कुछ ना कुछ जो टैक्स है वो पे करना पड़ता था। तो नेपोलियन ने उस चीज़ को समाप्त किया। एक तो है कि जो मैं कहूँ कि जो बर्थ से जो जन्म है उसने कहीं लिया है सेकंड और थर्ड क्लास में, तो उसको ऑटोमेटिक, चाहे उसने कुछ किया है या नहीं किया, पर उसका जन्म सेकंड और थर्ड क्लास में हुआ है तो उसको टैक्स पे करना पड़ता था। ये थी एक चीज़। तो नेपोलियन ने उस चीज़ को समाप्त किया। फिर क्या किया उसने, कानून की नज़र में, मतलब मैं कहूँ कि जो कानून की नज़र में सभी को समान कर दिया। कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई अमीर, कोई गरीब, कुछ नहीं था। जैसे इंडिया के अंदर है, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे हमने बाइक चलाते हैं और हम किसी भी जाति के हैं, चाहे किसी भी धर्म के हैं, और साथ में हमारे साथ कोई और भी है, चाहे वो किसी मिनिस्टर का बेटा हो या किसी पीएम का हो, चाहे कोई भी हो, चाहे वो पीएम ही क्यों ना हो, तो वो जो कानून है उनका भी जो चलान है, उन्होंने भी कुछ हेलमेट नहीं पहना या कुछ जो सीट बेल्ट है वो नहीं लगाई, तो उनका भी उतने का ही चलान होगा और हमारा भी। तो कहने का मतलब ये है कि कानून की नज़र में सभी को समान कर दिया गया। यहाँ पे कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई अमीर, कोई गरीब कुछ नहीं था। न ही किसी जाति को उसने, मैं कहूँ कि जो प्रधानता है वो दी, और न ही किसी धर्म को दी। हर एक के लिए जो कानून था वो सभी के लिए बराबर था। ये चीज़, ये एक पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा है राइट्स ऑफ प्रॉपर्टी, कि अब आपसे आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको कोई नहीं छीनेगा। जो प्रॉपर्टी आपकी है वो आपकी ही रहेगी, उस पर कोई अधिकार है वो नहीं करेगा, छोड़ के गवर्नमेंट को, क्योंकि आपको पता है कि गवर्नमेंट है वो कभी किसी टाइम पे एक्वायर है वो कर सकती है। ये पॉइंट काफ़ी बेटर था इसका, कि ये जो स्टेप है इसने उठाया कि हर एक लोगों को अपनी प्रॉपर्टी का जो राइट्स है वो मिला। फेडरल सिस्टम स्टार्टेड, कि फेडरल सिस्टम का मतलब देखिए, फेडरल सिस्टम क्या था कि जो निम्न क्लास के जो लोग थे, थर्ड क्लास के जो लोग थे वो क्या करते थे, जो क्लास 1 के जो लोग थे उनको अपने अंडर रखते थे। देखिए एक बार मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि जो निम्न लोग थे, जो क्लास 3 के जो लोग थे, वो किसके नीचे काम करते थे, क्लास 1 के नीचे काम करते थे, और मजबूरी में करना पड़ता था। पर नेपोलियन ने इस चीज़ को समाप्त कर दिया, एंड कर दिया इस चीज़ का। अब हर एक लोग फ्री हैं, कोई किसी के नीचे काम है वो नहीं करेगा। फेडरल सिस्टम स्टार्ट कर दिया कि हर एक फ्री हैं, आप कहीं भी काम कर सकते हैं। ये चीज़ें बताई। फ्रीड प्लीजेंट फ्रॉम सेफ्रेडोम, कि मतलब जो भूमिहीन जो किसान थे या फिर जो मैं कहूँ मजदूर थे, वो बड़े बड़े जो जमींदार थे, या बड़े बड़े जो फार्मर्स जो प्लीजेंट थे वो अपने नीचे रखते थे। तो इस चीज़ को भी समाप्त कर दिया गया। आप फ्री हो बेटा, आप कहीं भी काम कर सकते हैं, आपकी इच्छा है तो काम कीजिए, नहीं है इच्छा तो नहीं, आप मत कीजिए, आपके ऊपर कोई प्रेशर है वो नहीं डालेगा। ये सारी जो चीज़ें हैं वो नेपोलियन सिविल कोड के अंदर डाली गई। ट्रेड विदाउट टैक्स, अब क्या किया गया, जो ट्रेडर्स थे उनको जो टैक्स जो लगता था उसको बिल्कुल फ्री कर दिया गया। आप देश के अंदर, अब जहाँ तक फ्रांस की जो सीमा है वो लगती थी, आप व्यापार कीजिए, आप पर किसी प्रकार का कोई टैक्स है वो नहीं लगेगा। पहले आप टैक्स है वो देना पड़ता था, कुछ % है वो देना पड़ता था। इसने क्या किया, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वॉज इम्प्रूव्ड। इसने ज़्यादातर जो ध्यान है वो किस पे दिया, इसने जो ट्रांसपोर्ट है और कम्युनिकेशन है, ताकि जो युद्ध हुए, जो वॉर है वो स्टार्ट हो तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा जो हेल्प है वो हमें मिल सके। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है मेरा कि उसने हर एक जो चीज़ें हैं, जो कुछ जो कार्य हैं वो काफ़ी अच्छे किए। जैसे मैं बात करूँ फेडरल सिस्टम को, प्रॉपर्टी टू राइट्स और एस्टेब्लिश्ड इक्वलिटी बिफोर लॉ,
ये सारी चीज़ें काफ़ी बेटर थी। कम्युनिकेशन को भी उसने ज़्यादा इम्प्रूव किया ताकि उस पर किसी प्रकार से कोई भी वॉर हो या मतलब कोई भी देश है वो अटैक करने वाला होता तो उसको पता चल जाता। ये सारी चीज़ें थी वो अच्छी थी, पर ये नहीं होता कि भाई हर एक जो कार्य है वो करे तो वो अच्छा ही होता है। तो कुछ उसने अपने जीवन काल के अंदर अपने जो टाइम पीरियड था 1799 से लेकर 1815 तक जो टाइम पीरियड था इसका नेपोलियन का, उसमें इसने कुछ गलत कार्य भी किए, जैसे जिसको बोला जाता है ड्रॉबैक ऑफ नेपोलियन रूल्स। कुछ गलत कार्य भी हुए नेपोलियन से, क्योंकि वो भी एक इंसान था हमारी तरह। इंक्रीज टैक्स, और इसने क्या किया, जो टैक्स है वो ज़्यादा इंक्रीज कर दिए। देखिए यहाँ पे तो जो मैंने यहाँ कहा कि जो टैक्स है वो डिक्रीज कर दिए विदाउट टैक्स है, पर और तरह के जो टैक्स हैं वो लगाता रहा, ठीक है ना। सेंसरशिप वर इम्पोज्ड। सेंसरशिप का मतलब क्या होता था कि जो भी कोई भी प्रेस है वो नेपोलियन के खिलाफ या अगेंस्ट कुछ भी लिखती थी तो ये सारी चीज़ें हैं वो मना कर दी गई। तो सेंसरशिप है वो उसको इम्पोज कर दिया गया। कोई भी फ्रांस के अंदर अब नेपोलियन के बारे में नहीं लिखेगा, ये चीज़ थी बेटा इसके अंदर। फोर्स टू ज्वाइन फ्रेंच आर्मी। जो फ्रांस आर्मी है, जो फ्रेंच आर्मी है, उसको ज्वाइन करना होता था। काफ़ी मतलब इसने एक इसका ड्रॉबैक ये था कि हर एक व्यक्ति को मतलब जोर ज़बरदस्ती सेना के अंदर क्या किया जाता था, भर्ती किया जाता है। क्यों किया जाता था? इसका नेपोलियन का एक मकसद था, एक एम था, पूरे यूरोप पर अपना अधिकार करना, या मैं कहूँ कि जो फ्रांस है इसका जो एरिया है उसको बढ़ाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। तो इसने क्या किया, काफ़ी संख्या में लोगों को फोर्सली आर्मी को ज्वाइन करने को बोला और काफ़ी करवाया भी, जिसके कारण इसकी जो इमेज है थोड़ी ही डाउन है, वो हमें देखने को मिली बेटा। तो ये था हमारा नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में, और इससे संबंधित आपको किसी प्रकार से कोई डाउट लगी तो बेटा आप मुझे कमेंट या लाइव चैट के दौरान लिख सकते थे। और आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ ही आई होगी, क्योंकि मैंने ज़्यादा बेसिक ही चीज़ें आपको बताने की कोशिश की है। अगला जो टॉपिक है वो है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, कि कैसे उस चीज़ की मेकिंग मतलब जो बनावट है वो होनी स्टार्ट हुई, कि कैसे यूरोप के अंदर नेशनलिज्म की जो भावना है वो पनपी। ये सारी जो चीज़ें कैसे इंक्रीज हुई, वो सारी जो चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बस आज के लिए इतना ही, और अब मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू।